जय हिंद। आई होप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6, यहाँ देख रहे पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है, यानी 6 पार्ट लेसन नंबर 6 के देखने वाले, यानी 6 लेसन पार्ट अब देखेंगे। चैप्टर का नाम है जनन। कौन सा चैप्टर नाम है? जनन चैप्टर से आप पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन या ऑफलाइन आऊँ तो सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। ओके, चलते क्वेश्चन में पढ़ते हैं। वन की दुनिया में क्या कह रहा है, पढ़ रहे होंगे यहाँ। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? तो रासायनिक विधि द्वारा। किस विधि से नियंत्रण होता है? रासायनिक विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना मेरे भाई। जनन किसे कहते हैं? जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। समझ गए? जनन किसे कहते हैं? तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 3, जनन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है जनन 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सेक्सुअल, अनसेक्सुअल। एसेक्सुअल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना, अलैंगिक जनन की 2 प्रमुख विधियां के नाम लिखे? मुकुलन और अपखंडन। अलैंगिक जनन में 2 प्रकार की पाए जाते हैं विधियां, एक होता है मुकुलन और एक होता है अपखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 पादपों के नाम लिखे जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है? अंगूर तथा गुलाब, आलू, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक पत्तियों के नाम लिखे जिनमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? आंसर है मनी प्लांट और ब्रायोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप 7 नंबर क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है? आंसर देना, क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ वंश वृद्धि कराते हैं तथा जड़ तना से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 8 नंबर, डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है? डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है? तो आंसर देना मेरे भाई, कोशिका विभाजन के पश्चात मतलब बाद बने 2 कोशिकाओं को डीएनए में मिल सके, इसलिए इसकी प्रकृति जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 9 नंबर, जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? आंसर देना मेरे भाई, इससे यही लाभ है कि किसी जाति या अस्तित्व बना रहता है और विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है, पहचानने में आसानी होता है। अगर सपोज डैट मेरे भाई बताना, अगर सब एक ही रंग का होता तो तकलीफ होता जानने में, पहचानने में कि कौन क्या है नहीं है, अन्यथा वो तो मीटर गड़बड़ हो जाता, मतलब पहचान नहीं पाता, इसलिए पहचानने के लिए परेशानी होती। और सबका विभिन्नताएं हैं तो अलग अलग नाम है, अलग अलग ये है, तो सब पहचान जाते कि किसका मतलब क्या है। नेक्स्ट देना क्वेश्चन नंबर 10, पुंकेसर के भागों के नाम लिखे? तंतु और परागकोश। पुंकेसर के नाम लिखना है तो तंतु और परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? तंत्र। मनुष्य में अंडाणु, पौधे में बीजांड। मनुष्य में अंडाणु और पौधे में बीजांड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना तो 12 नंबर क्वेश्चन, कीटों की भूमिका किस प्रकार से परागण में होती है? आंसर, कीट किसी एक पुष्पीय पौधे के परागकोश से परागकणों को किसी अन्य पुष्पीय पौधों के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के कार्य करते हैं, उसे परागकणों में कहते हैं, परागकण कहते हैं। ओके, मतलब एक को अलग चला गया तो स्वपरागण हुआ, दूसरे पर चला गया तो पर मतलब पर परागण। परागण 2 प्रकार का, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। मतलब खुद पुष्प के अपने पौधे पर आ गया तो स्व हो गया, पर मतलब दूसरा, जब दूसरे पर चला गया तो पर परागण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 13 नंबर क्वेश्चन, अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो क्या जीव कहलाएंगे? एकलिंगी जीव कहलाएंगे। और एक से अधिक हो गया तो बहुलिंगी, 2 है तो द्विलिंगी, या 2 से अधिक हो गया तो बहुलिंगी।
तो क्या कहेंगे, एकलिंगी कहेंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, 14 नंबर क्वेश्चन। दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखे हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है, प्राइमेशियम और एस्पेरो गायरा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। पुष्पों में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचनी में स्थित होते हैं वह क्या कहलाता है? आंसर वृषण कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 16 नंबर। अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग। मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री की किस जननांग में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ पर होती है? VVI कर लो इस क्वेश्चन को, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, 18 नंबर क्वेश्चन। स्त्रियों में यौवन आरंभ का या प्यूबर्टी समन्वय किस आयु में होते हैं? तो 12 से 14 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, 19। स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों तक पूर्ण होती है? बताना। 28 से 30 दिन जस्ट बाद रिटर्न होती है वो। 3 से 4 दिन तक रहती है मासिक धर्म में और रिटर्न चला खत्म हो जाता है वो। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। कार्पस यूटेरियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई, 21। किन्हीं दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखे जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो? कंडोम और कॉपर ट्यूब। कंडोम और कॉपर ट्यूब का अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या वह जनसंख्या नियंत्रण कर सकता है? बताना। कंडोम पुरुष इस्तेमाल करते हैं, कॉपर ट्यूब महिला इस्तेमाल करते हैं। अगर नसबंदी ना कराइले तो ऐसे स्थिति में ये दोनों का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले दो लैंगिक जनन संचार रोग के नाम लिखे? तो गोनोरिया और सिल्फिस। क्वेश्चन 23। जीवों में आनुवांशिक गुणों को वाहक क्या कहलाता है? जीन। क्या कहलाता है? जीन। जेनेटिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता? अलैंगिक जनन में। आप बताना मेरे भाई, शुक्राणु किसका है? तो पुरुष का। और अंडाणु किससे होता है? तो महिला से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होती है? तो प्लेनेरिया में अपखंडन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26। पुट्टी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? तो बहुखंडन, जिसका बहुत टूटता बहुखंडन। नेक्स्ट 27। कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? बीजाणु जनन। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन के उदाहरण है? तो कृत्रिम कायिक जनन। क्वेश्चन पढ़ेंगे 29। पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? तो वृषण। 30। मूत्राशय से या मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? पुरस ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? तो एक जोड़ा। अब बताना। गुणसूत्र कितना पाया जाता है? तो 23 जोड़े, यानी 23 जोड़ी में होगा, वो हमेशा जोड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अंडाणु किस नालिका द्वारा गर्भाशय में पहुंच जाते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब द्वारा पहुंच जाता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, VVI कर लो इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट 33। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं? ग्रीवा या सर्विक्स या वल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 34। कॉपर्स ल्यूटियस किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पित्त पिंड या कार्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 36। स्त्रियों के मूत्र जनन नालिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाली संक्रमण रोग को क्या कहते हैं? ट्राइकोमोनिस। ओके बाय। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर, गुड्डीगाछी, महाराजगंज मधुबनी और बड़ा बाजार मधुबनी। वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर, महाराजगंज मधुबनी एंड गुड्डीगाछी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके चलते क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? आप समझिए कि अलैंगिक जनन की विशेषता हमसे पूछ रहा है। लिखना आंसर। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। पहला देना, इसमें जीवों का
सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेते हैं। ट्रू देना। इसमें युग्म अर्थात शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोश का विभाजन या असांसूत्री कोश का विभाजन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसका नोट नंबर 4, इस प्रकार के जनन में ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से अपनी संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसमें मादा जीव गर्भ धारण नहीं करती और न कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद है, यानी अंतर क्या है? द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? आंसर देना। द्विखंडन और बहुखंडन में निम्न अंतर है। द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव अपने केंद्र से अपने आप को 2 भागों में बांट कर अलग करता है और उसे द्विखंडन कहते हैं। इसमें पुटी या शिष्ट नहीं बनता जिसमें 2 ही जीव उत्पन्न होते हैं। समझ गए? द्विखंडन में 2 ही जीव बनते हैं और बहुखंडन में बहुत से जीव बनते हैं। जबकि बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव के ऊपर एक आवरण बन जाता है जिसे पुट्टी कहते हैं, या फटने के बाद जीव अनेकों खंडों में विभक्त होकर अनेकों जीव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरे भाई? कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। आंसर देना। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर के विशेष अंग जैसे जड़, तना एवं पत्ती इत्यादि से कलिकाएं निकालकर अपने जनसंख्या को बढ़ाते हैं, उसे कायिक प्रवर्धन जनन कहा जाता है। जैसे आलू जनन, अदरक का जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 4 नंबर। पुनर्जनन में क्या होता है? तो पुनर्जनन में कोई जीव का शरीर किसी कारणवश कोई जीव का शरीर किसी कारणवश कट जाता है और दोबारा उसी के स्थान पर नया अंग निकल जाता है, जैसे प्लेनियरिया और हाइड्रा जनन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 5। बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है? बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है? आंसर देना। बीजाणु जनन में न तो नर एवं मादा की जरूरत पड़ती है और न ही निषेचन होता है। बीजाणु जनन में क्या होता है? ना तो नर की जरूरत होती है, न ही मादा का और न ही निषेचन का। जब इनके ऊपर बनी बीजाणुधनी का आवरण फट जाता है तो हजारों संख्या में जीव उत्पन्न होते हैं। इसमें एक बार में अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे कवक, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 6। क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं? लिखना नहीं। आंसर होगा नहीं। जटिल संरचना वाले जीव में पुनर्जनन द्वारा संतति उत्पन्न संभव नहीं है, क्योंकि पुनर्जनन सिर्फ सरल अधिकांश कोशिकीय जीवों में ही संभव होती है। पुनर्जनन के लिए कोशिका विभाजन का हर समय होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। लैंगिक जनन की क्या विशेषता है? लैंगिक जनन की क्या विशेषता है? आंसर देना। लैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग लेते हैं। निषेचन होता है और मादा गर्भ धारण करती है। संख्या में बहुत कम बच्चों को जन्म देती है, जो कि काफ़ी मजबूत एवं दीर्घ आयु होते हैं। उन्हें जीने का अवसर अधिक प्राप्त होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक प्रारूपीय के सहयोग अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है? आंसर। पुष्प में 2 तरह के अंग होते हैं। एक सहायक अंग जो स्त्री केसर एवं पुंकेसर को सहायता प्रदान करता है तथा दूसरा आवश्यक अंग जो खुद जनन
क्रिया भाग लेते हैं। दल पत्र तथा बाहरी दल पत्र यह सब सहायक अंग है, जबकि अंडाशय, परागकण, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र यह सब आवश्यक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। स्वपरागन एवं पर परागन में क्या अंतर है? पहले परागन समझिए। स्वपरागन एवं पर परागन में क्या अंतर है? तो आंसर लिखना। किसी पुष्पीय पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही प्रजाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब यह क्रिया पर परागन कहलाती है। मतलब अपने पर ही पड़ेगा तो स्वपरागन, और दूसरे पर पड़ेगा तो पर परागन। ओके। जबकि किसी पुष्पीय पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसे स्वपरागन कहते हैं। मतलब अपने में पहुंचा तो स्वपरागन, और दूसरे पहुंचा तो पर परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ना मेरे भाई, 10 नंबर क्वेश्चन। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? आंसर। लैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वह संख्या में कम परंतु दीर्घ आयु होते हैं। लैंगिक जनन से जो उत्पन्न होते हैं संख्या में कम होते हैं परंतु दीर्घ आयु को होते हैं, लंबे आयु तो होते हैं। माता पिता के सहयोग से जन्म लेते हैं, इसलिए वातावरण से लड़ने की क्षमता उनमें अधिक होती है। जबकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान संख्या में अधिक परंतु कमजोर और अल्प आयु होते हैं। उन्हें जीवन जीना का अवसर कम प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन की लाभप्रद है। क्वेश्चन नंबर 11। बीज पत्र का क्या काम है? बीज पत्र का क्या काम है, आप बताएंगे आंसर। बीज पत्र का काम क्या है? आंसर देना मेरे भाई। बीज पत्र का काम है भोजन का संग्रहण करना। बीज पत्र का काम है भोजन का संग्रहण करना तथा दबे हुए मिट्टी में बीज को भोजन प्रदान करना। जब बीज क्लोरोफिल विहीन होता है तो भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता, तब उस समय पौधे में यही बीज भोजन प्रदान कराकर बीज को जीवित रखता है। क्वेश्चन नंबर 12। पुरस्थ ग्रंथि के कार्यों को उल्लेख करें। पुरस्थ ग्रंथि के कार्यों का उल्लेख करें। आंसर। पुरस्थ ग्रंथि अपने अंदर से पुरस्थ द्रव स्रावित करती है, जो वीर्य में मिलकर उसे गंधयुक्त बना देता है। क्या बना देता है? गंधयुक्त बना देता है, जिससे शुक्राणु काफ़ी सक्रिय और क्रियाशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 13। फैलोपियन नालिका की संरचना का वर्णन करें। फैलोपियन नालिका की संरचना का वर्णन करें। आंसर। फैलोपियन नालिका महिलाओं का वह महत्वपूर्ण अंग है जो सबसे लंबा होता है। इसका एक सिर अंडाशय से तथा दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु इसी फैलोपियन नालिका में आकर ठहरता है और निषेचन भी यही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। निषेचन न हो सकने वाले एक परिपक्व अंडाणु क्या होता है? आंसर। अंडाशय से निकला हुआ परिपक्व अंडाणु फैलोपियन नालिका में आकर 24 घंटे तक ठहरता है। यदि इस समय के अंदर निषेचन नहीं हुआ तो वह स्वतः ही नष्ट होकर गर्भाशय द्वारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग सहायक है।
जनसंख्या नियंत्रण की रासायनिक विधि वह तकनीक है जिसमें गर्भधारण न करने वाली महिलाएं इसे दैनिक या साप्ताहिक के रूप में इस्तेमाल करती है। जो महिला चाहती है कि संतान उत्पन्न न हो तो वह वैज्ञानिक द्वारा संशोधित गर्भ निरोधक वैज्ञानिक द्वारा संशोधित गर्भधारण निरोधक औषधियों का उपयोग करती है, जिसमें माला डी, एपीएसआरएन तथा एसलिक इत्यादि औषधियों का उपयोग करती है। इस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा काफ़ी कारगर साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। लैंगिक संचारित रोग को तत्काल के माध्यम से दर्शाया जाता है। लैंगिक प्रसंचारित रोग जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से होते हैं, जो निम्न होते हैं। जीवाणु द्वारा गोनोरिया, सेंसलिक, ओर्दोलिस्टिक या विषाणु द्वारा सर्पिस, काइमा, हेरपेस, एड्स होता है। ओके बाय। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल केबीएस कोचिंग सेंटर। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।